नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ये महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र के सोलापुर के पास की ये कहानी है, घटना है। लेकिन जिस बहन ने मुझे कहानी ये भेजा है, उनकी गुजारिश थी कि उनका नाम को छिपाया जाए। उन्होंने पुरजोर मेरे से गुजारिश की है। तो दोस्तों, मैं उनका नाम एक ऐसे ही रख देता हूँ, अनीता। तो ये कहानी है अनीता जी की, जो कि 1999 की घटना है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरी उम्र करीब 18-19 साल की थी और तभी मेरे पापा का देहांत हो गया था। पापा हमारे पास के घर से पास के 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उनका जनरल स्टोर था और वो वही चलाते थे। मैं अपने घर में मेरी माँ, मेरा एक बड़ा भाई, कुल 3 ही परिवारों का मेरा घर था। अब जनरल स्टोर का जिम्मेदारी मेरे भाई पर भी था और मेरे पे भी था। मैं सुबह सुबह ही जाकर जनरल स्टोर खोल देती थी और दोपहर तक मेरा भाई आ जाता था। फिर वो देर रात तक दुकान पर रहता था और एक रात को वो घर लौटा नहीं था, जबकि 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। वह 9 बजे तक आ जाता था। हम माँ बेटी दोनों चिंता में बैठे हुए थे कि कहाँ रह गया आप। 10:30 के बाद में वो घर वापस लौटा अपने स्कूटर से। उसके पास पापा वाला स्कूटर था। मेरी घर की खिड़की रोड के साथ में खुलती थी। अब मैं खिड़की खोल करके देखे जा रही थी भाई को कि कब आ रहा है। तभी मेरी नज़र उसके स्कूटर पर पड़ी। वो दरवाजे पर पहुंच चुका था, लेकिन मेरी नज़र उसके पीछे वाली सीट पर पड़ी। उसमें कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, लेकिन चेहरा उसकी दूसरी साइड में था। मुझे इतना तो पता था, मैंने जो देखी थी कि कोई ना कोई तो है, लेकिन कौन था वो मैं देख नहीं पाई। उसका चेहरा नहीं देख पाई। ये चेहरा दूसरी साइड में था और मैं दौड़ती हुई जाकर के गेट खोल दिया। भाई स्कूटर लेकर के अंदर आ चुका था जहाँ स्कूटर पार्क करता था। लेकिन मैं जब देखा तब स्कूटर के पीछे में कोई नहीं था। मैं हैरान थी। कभी तो मैं खिड़की से देखी हूँ कि कोई बैठा हुआ था, और मैं गली में भी देखा, लेकिन गली तो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। वहाँ तो कोई था ही नहीं। मैंने भाई से पूछा कि तेरे स्कूटर पर तो कोई बैठा हुआ था पिछली सीट पर, कौन था वो? भाई बोला, क्यों मजाक कर रही है? मेरे पिछली सीट पर तो कोई था ही नहीं, मैं तो अकेले ही आया था। अब कौन आएगा भला मेरे साथ में इतनी रात को? मैं बोला कि मैं देखी हूँ, कसम से। मैं कसम खाने लगी। मैं खिड़की पर बैठी थी और मैं देखी हूँ तेरी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। चेहरा उस साइड में था, परली साइड में। तू कैसे बोल रहा है कि नहीं बैठा था? अब हमारी तू मैं होने लगी थी और हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो मेरी बात को मान ही नहीं रहा था और वो मुझे झूठा बोल रहा था, लेकिन मैं तो सब कुछ देखी थी। और बीच बचाव करने अब मेरी माँ आ चुकी थी। वो मुझे हम दोनों को शांत कराई। बोली, हुआ क्या? मैंने माँ को सब बात घटना बताया। माँ बोली कि हो सकता है तेरे दिमाग का कोई भ्रम हो, तूने ऐसे कुछ देख लिया होगा, ऐसा तो नहीं होता है। और फिर तो बात आई गई हो चुकी थी। भाई को मैंने खाना दे दिया था। खाना खा करके वो अपने कमरे में चला गया और माँ अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में।
मुझे जल्दी सोना था कि सुबह तड़के दुकान खोलना होता था। अब मैं सो गई थी। सुबह मेरी नींद खुली तो सूरज तो उग ही चुका था। अब मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी थी कि मैं जल्दी जाकर के दुकान खोलूं। और तभी मेरा नज़र स्कूटर के पास में पड़ा। वहाँ देखा बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिना रही थी। मैं वहाँ जाकर के देखा कि आखिर मक्खियाँ इतने झुंड में यहाँ पर क्यों भिन भिना सी रही है। तो देखा मैं मक्खियों को भगाते हुए तो एक मांस का टुकड़ा था और उस पर मक्खियाँ लिपटी हुई थी। मैं वहीं से आवाज़ लगाने लगी, माँ माँ इधर आना ज़रा, इधर। माँ दौड़ती हुई आई, बोली क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन माँ ये देखो तो, ये मांस का टुकड़ा कहाँ से आया इतना बड़ा। माँ देख कर के हैरान हो गई थी। बोली मुझे नहीं पता बेटी, हम दोनों तो रात में देखे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। और तभी माँ मेरे भाई को, बड़े भाई को उठा लाई। वो नींद में ही था और वो भी देखा। अब उसकी नींद भी खुल चुकी थी। बोला ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा टुकड़ा और कौन ला सकता है। हमारे घर में तो बिल्ली को भी आने की जगह नहीं है, दरवाज़ा बंद होने पर बिल्ली भी नहीं आ सकती। तो ये मांस का टुकड़ा लाया कौन। अब हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए थे। तभी भाई बोला कोई बात नहीं, छोड़ो, आ गया होगा, हो सकता है स्कूटर के पहिए में लगा हो, घसीट कर आ गया हो। और फिर वो एक पुराने कपड़े में लपेट करके और कूड़ेदान में जा कर के डाल आया था। और वो घटना को भी हम आसानी से भूल गए थे। भाई ने जो बताया था कि हो सकता है कि स्कूटर के पहिए में फंसा हो, तो उस बात को भी हम लोग आसानी से भूल गए थे, दिमाग से बिल्कुल निकाल चुके थे। मैं अपने जनरल स्टोर पर पहुंच गई थी और करीब 1:30 बजे के आसपास मेरा भाई आ गया था। अब मेरी जो शिफ्ट थी ख़त्म हो चुकी थी। अब भाई को ही दुकान संभालना था। मैं अपने घर आ गई और आकर के मैं खाना खाया। अब माँ से बोला कि माँ मैं जा रही हूँ सोने, मुझे जगाना नहीं। लेकिन मैं सुबह जल्दी जल्दी उठती थी तो नींद मेरी पूरा होता नहीं था। माँ बोली ठीक है, लेकिन 4 बजे के बाद में जाग जाना कि चलना है मार्केट में, कुछ खरीदारी करनी है। मैंने ठीक है माँ, 4 बजे के आसपास मेरे को जगा देना, उससे पहले मत जगाना, 1-1.5 घंटा मुझे सोने ज़रूर दो। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गई थी। और सोते ही मुझे एक सपना सा आया। सपने में मैं जब देखी कि मैं एक सुनसान अंधेरी जगह पर खड़ी हूँ। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है और हर तरफ अंधेरा अंधेरा सा दिखाई पड़ रहा है। अब मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं यहाँ इस जगह पर क्यों खड़ी हूँ, क्यों आई हूँ। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं उस जगह से आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन मुझे तो रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। और तभी किसी कदमों की आवाज़ आने लगी। वो मैंने देखा उस तरफ जिधर से आवाज़ आ रही थी, तो उधर से एक लंबा सा युवक मेरी तरफ आता हुआ दिखा। वो काफ़ी लंबा था और बिल्कुल सांवला सा था युवक वो, और हमारी तरफ आकर के मेरे बगल में खड़ा हो गया था और मेरी तरफ घूर घूर करके देखने लगा। और मैं बोल पड़ी उससे कि क्या हुआ, मुझे तुम क्यों घूर कर देख रहे हो, जाओ आगे अपना काम करो। लेकिन वो तो हंसने लगा था मुझे देख करके और मेरी बाहें पकड़ लिया। अब मैं चिल्लाने लगी थी कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लेकिन वो तो मुझ पर जबरदस्ती करने लगा था। मैं उसकी पकड़ से दूर भागना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे मजबूती से पकड़ लिया था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और हंस रहा था। और मुझे तो वो जबरदस्ती करने लगा था। अब मैं रोने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। मैं उससे मिन्नतें करती रही, लेकिन वो सिर्फ हंसता हुआ जा रहा था और मुझसे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था।
मैं कांप उठी थी डर के मारे। और तभी मम्मी ने शायद दरवाज़ा खड़का दिया था और बोली, बिटिया उठ जा, 4 बज चुका है, अब चलना है। और तभी मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से नहाई हुई थी और मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि दिन के टाइम में एक काला साया मेरे बिस्तर के ऊपर में और छत पर लटका हुआ मुझे दिखाई दिया। और वैसे ही था जैसे मैंने सपने में देखा था। उसका चेहरा भी वैसे ही मुस्कुराता हुआ दिख रहा था और मेरी तरफ घूर रहा था। और माँ की जैसी ही आवाज़ दोबारा आई, वो साया बिल्कुल गायब हो चुका था। मैं पसीने पसीने नहाई हुई थी डर के मारे। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और बहुत मुश्किल से मैं उठ करके खड़ी हुई और जाके दरवाज़ा खोला। और जैसे ही माँ नज़र आई, मैं उसके गले लग चुकी थी और रोने लगी थी डर के मारे। माँ ने बोला, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या कोई सपना देखा? मैंने बोला, हाँ माँ, सपना देखा और सच में भी देखा। और सारी बात हमने उसे बताई माँ से। माँ भी अब बहुत डर चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अब हम दोनों टेंशन में थे, एक दूसरे के पास में बैठे हुए सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब तो हमारे घर में कोई भूत प्रेत घुस चुका है और ये जो मैंने देखा था, शायद ये वही लड़का था जो मेरे भाई के स्कूटर पर बैठ करके आया था। अब करें तो क्या करें हम लोग, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी माँ बोली कि बेटा तू तैयार हो, हम चल रहे हैं गुरुजी के पास में। गुरुजी कुछ न कुछ उपाय तो ज़रूर करेंगे, चल देरी मत कर। और मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और हम घर से अपना निकल पड़े थे। गुरुजी के घर हम पहुंच चुके थे। मैं कई बार पहले भी जा चुकी थी माँ के साथ में। गुरुजी तो काफ़ी बुजुर्ग थे, वो तो कहीं आते जाते नहीं थे, तो हमें भी वहीं जाना पड़ा था उनके पास में। और माँ ने सारी बात गुरुजी से बताई। गुरुजी ने मेरे से भी सब कुछ पूछा और मैंने सच सच सब कुछ गुरुजी को बता दिया था। गुरुजी अपनी आँख मूंदे और बैठे रहे थे और कुछ देर के बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले कि देखो, जो तुम्हारा बेटा है ना, उसी के वजह से वो भूत तुम्हारे घर में पहुंचा है। वो ज़रूर कहीं किसी कब्रिस्तान के पास में, श्मशान के पास से या कोई अंधेरे जगह से गुजरा होगा और भूत उसके पीछे लग गया था और उसी के साथ में बैठ कर के तुम्हारे घर में आ गया है। चलो अभी भी देर नहीं हुई है। गुरुजी बोले कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जल्दी आ गए। अगर तुम देर करते ना तो वो भूत तुम्हारा घर को जल्दी से नहीं छोड़ता। और फिर वो एक बोतल दिए पानी, गंगा जल का सिद्ध किया हुआ। बोले अपने घर में हर जगह इसको छिड़काव करना। और मुझे एक ताबीज़ बना करके दिए थे कि लो बेटी, अपने दाहिने हाथ पर बाजू में बांध लो इसको, भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारी तो माँ गुरुजी को लेकर घर जाने को जिद किए हुए थी, लेकिन गुरुजी की जो अवस्था थी वो चलने फिरने लायक नहीं था। वो चलते फिरते तो नहीं जा रहे थे, उनके पैरों में तकलीफ थी। आखिरकार हम वो गंगा जल लेकर के अपने घर पहुंच गए थे और जैसे गुरुजी ने बताया था हमने वैसे वैसे ही गंगा जल का छिड़काव किया था। हर जगह पर कोई हमने कोना छोड़ा नहीं था। और कुछ ही देर के बाद में हमें लगने लगा था, महसूस होने लगा था कि घर जैसे कुछ अब हल्का सा हो गया हो, या कि सुबह से ही अजीब सा माहौल था घर का, भारी भारी सा लग रहा था, लेकिन अब सही लग रहा था। और वो ताबीज़ हमने भी बांध रखी थी। रात को भाई आया था, लेकिन माँ ने मना किया था कि उसको बताना नहीं कुछ भी, वो खामखा टेंशन कर लेगा। और हमने ये सब बात सब छिपा रखा था। रात हुई, सब बढ़िया से निकला। अब कोई हमारे पास में कोई परेशानी नहीं थी, ना वो भूत मुझे नज़र आया सामने में, ना सपनों में।
और कुछ दिन तक हमने देखा सब कुछ सही हो रहा था, पहले जैसा सब कुछ था, और वो भूत दोबारा हमें कभी नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई आत्मकथा है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।